वो इस बड़े से घर को अविश्वास भरी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि उसने इतना बड़ा घर अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसे ये तो पता था कि उसकी मौसी की शादी बहुत अमीर घर में हुई है, मगर वो मुंबई शहर की जानी मानी फैमिली होगी उसे मालूम नहीं था। वो आज ही मुंबई पहुंची थी, ये फासला इतना ज़्यादा तो नहीं था, मगर वो ज़िंदगी में कभी भी अपनी मासी के घर नहीं आई थी। मगर उसकी मासी हमेशा आया करती थी अपने ड्राइवर के साथ। उसे वो बहुत ही अच्छी औरत और मोहब्बत करने वाली लगती थी। उसके पापा का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसकी वजह से उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए अपने बाप की दहलीज पर आकर बैठ गई थी। महेश्वर जी की दो बेटियां थीं, आरती और सरिता। आरती की शादी एक अच्छे खाते पीते घराने में हुई और सरिता की शादी उसके पापा ने अपने एक दोस्त के बेटे के साथ कराई थी, जो वहीं शहर में रहते थे। जब दो भाइयों के बाद कनक पैदा हुई तो उसके पापा अजय जी ने बहुत खुशियां मनाई। उनका पूरा इरादा था उनकी बेटी कनक एक दिन उनका नाम रोशन करेगी। मगर वो सिर्फ 10 साल की थी जब एक एक्सीडेंट में अजय जी की मौत हो गई और वो हमेशा के लिए अपने नाना के पास आ गई अपनी माँ के साथ। नानी तो बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और नाना काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उनकी पेंशन से ही घर चलता था। उसका बड़ा भाई कंपनी में जॉब करने लगा तो उनके घर के हालात थोड़े थोड़े सुधरने लगे थे। और फिर भाई की शादी उसकी पसंद की लड़की संजना से हो गई, जो कि एक बहुत ही अच्छी हमसफ़र साबित हुई। और उसका दूसरा भाई अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था, जबकि कनक भी बीएससी करके फ्री हुई थी। और अब उसे यूनिवर्सिटी की और अब उसे मुंबई की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करने का मौका मिला था और वो यहाँ पर हॉस्टल में रहना चाहती थी। मगर उसकी माँ से आरती जी ने उससे सख्ती से अपने यहाँ रहने को कहा था। फिर अपनी माँ के हुक्म पर न चाहते हुए भी वो उनके घर आ चुकी थी। मगर इतना बड़ा घर देखकर अब जैसे दिल को कुछ हुआ था। वो डरती डरती अंदर दाखिल हुई तो आरती जी फ़ोन पर किसी के साथ लगी हुई थी। उसने धीरे से प्रणाम मासी कहा तो वो फ़ोन रखती जल्दी से आकर उसे अपने गले लगा गई। अरे मेरा बच्चा, मुझे बताया होता, मैं ड्राइवर को भेज देती या फिर सुमित को कि वो तुम्हें स्पेशली जाकर पिक कर लेता। आरती मासी ने उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहा तो वो उनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी और पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। अच्छा चलो जल्दी से चेंज करके आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं मासी, वो रास्ते में मैंने खा लिया था सैंडविच, अब मैं बस आराम करूँगी। आपको पता है ना, मैंने कभी इतना लंबा सफ़र नहीं किया तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। वो धीरे से बोली, अच्छा चलो ठीक है, मैं ना इस टाइम ज़रा जिम जाती हूँ तो तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है, और फिर रात को मुलाकात होती है। आरती मासी ने कहा तो वो सर हाँ में हिला गई। फिर नौकरानी के साथ वो गेस्ट रूम में आई। कुछ देर आराम करने के बाद वो शाम को लॉन में टहलने के लिए बाहर आ गई। वो वहाँ चेयर पर बैठी हुई थी कि तभी उसे अचानक से बच्चों के लगातार रोने की आवाज़ें आने लगीं। क्या ये मेरा वहम है या मैं सच में सुन रही हूँ? लेकिन मासी के घर में भला बच्चों का क्या काम? बच्चे कहाँ से आ गए? वो सर को झटकते हुए सोचने लगी। फिर उन आवाज़ों के पीछे पीछे चलती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी जो लॉन के लास्ट में बनी थी। वो चलती ही ऊपर आई तो एक 4 साल की बच्ची और एक 2 साल का बच्चा जो लगातार रो रहे थे और नौकरानी उन्हें झुंझलाकर झटक कर पीछे हटा रही थी। क्या मुसीबत है, हर वक्त गंद मचाते रहते हो। अभी तुम लोगों को साफ करके गई थी, मेरा तो दिल चाहता है जहर देकर तुम्हारा किस्सा ही ख़त्म कर दूं। नौकरानी चिल्लाकर बोली, किस तरह बात कर रही हैं आप अपने बच्चों से? उसने पास जाकर कहा तो नौकरानी घबराकर खड़ी हुई। अरे मैडम जी, आप ऊपर आ गईं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, बड़ी मैडम नाराज होंगी, आप जल्दी से यहाँ से चली जाएं। वो नौकरानी एकदम घबराई हुई सी बोली, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन आप अपने बच्चों को क्यों मार रही हैं? उसने हैरानगी से पूछा। देखिए, इस वक्त कोई बात मत कीजिए मैडम, बड़ी मालकिन आने वाली होंगी और वो बहुत नाराज होंगी, प्लीज़ जाएं आप यहाँ से। नौकरानी ने जल्दी जल्दी बोलते हुए उसे वापस भेजना चाहा तो वो हैरान हुई थी, आखिर वो इस कदर डर क्यों रही थी और भला आरती मासी नाराज क्यों होंगी? वो बस यही तो पूछने आई थी कि वो अपने बच्चों को मार क्यों रही थी। खैर, उस नौकरानी के चेहरे पर डर फैला देखकर आरती वापस पलट आई। उसे चाय की तलब हो रही थी तो वो किचन में चली आई। वहाँ एक नौकरानी पहले से खड़ी थी, उसी ने उसे दोपहर को उसके कमरे में पहुँचाया था। एक बात पूछूं? चाय बनाते हुए उसने पलटकर उस नौकरानी से पूछा। छोटी मैडम जी, ज़रूर पूछिए। वो ऊपर एक जो नौकरानी है अपने बच्चों को मार रही थी, वो ऐसा क्यों कर रही थी? वो अपने मासूमियत भरे अंदाज में बोली, अरे वो कामवाली के बच्चे थोड़ी हैं, वो तो हमारे छोटे साहब के बच्चे हैं, बड़ा जुल्म हुआ है उन पर।
छोटे साहब की बीवी 2 साल पहले जब उनका छोटा बेटा हुआ था तब छोड़कर चली गई और अब बेचारे खुद ही बच्चों को संभालते हैं और ऑफिस के लिए भी 3-4 घंटे के लिए ही जाते हैं, वरना ऑफिस का काम यहीं घर पर रहकर करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी संभालते हैं। उस नौकरानी ने धीरे से कहा, लेकिन मासी का तो एक ही बेटा है ना सुमित, और जहाँ तक मुझे याद है उनकी शादी नहीं हुई। वो हैरानगी से बोली, अरे ये छोटे मालिक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये आपकी आरती मासी के बेटे नहीं हैं बल्कि उनके देवर हैं। जब मालकिन की शादी हुई थी उस वक्त वो बहुत छोटे थे, यही कोई 3-4 साल के। मालिक के सौतेले भाई थे। लेकिन बस छोटी मैडम जी, अब और सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि मालकिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मालकिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उनसे बहुत नफरत करती हैं। वो नौकरानी धीरे से बोली तो उसे ये सब सुनकर बहुत हैरत हुई। फिर वो चुपचाप चाय का कप उठाए बाहर आकर बैठ गई, मगर उसका दिल उन बच्चों में ही अटका हुआ था जो कि आंसुओं से रो रहे थे, और वो नौकरानी उन बच्चों को बुरी तरह से चिल्ला रही थी। वो होंठ को चलते हुए टाइम देखने लगी, फिर अचानक ही उसके कदम दोबारा से खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ उठे थे। वो ऊपर आई तो बच्चे अब चुपचाप खेल रहे थे और पास में फीडर भी पड़े थे। शायद अभी दूध पीकर फ्री हुए थे, मगर फीडर की हालत देखकर उसे उबकाइयाँ सी आईं। हाय बेबी, उसने उस 4 साल के बच्चे के पास जाकर उसे पुकारा तो वो एकदम से घबराकर अपनी गुड़िया को सीने से लगाए उसे हैरत से देखने लगी। मगर वो जो 2 साल का बच्चा था वो बाहें फैलाकर उसकी तरफ लपक रहा था, और उसने उसे नन्हे से शहजादे को जब पकड़ा तो उसका डायपर लीक हो रहा था। उसी वक्त नौकरानी भी वहां पर आ गई थी। वो फिर से उसे देखकर घबरा चुकी थी। हे भगवान जी, आप फिर से ऊपर आ गई। शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह का सुलूक करती हो बच्चों के साथ? और तुम्हें नजर नहीं आ रहा इसका डायपर लीक हुआ है? अगर सर्दी लग जाए बच्चों को तो? और ये क्या फीडर धोए बगैर बच्चों को दूध दिया था? वो 1 मिनट में उसकी क्लास अच्छे से ले चुकी थी। आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। मैं बड़ी मालकिन को बताऊंगी कि आप ऊपर वाले पोर्शन में आई थी। और अच्छा, और इससे पहले तो मैं तुम्हारी ये करतूतें बच्चों के बाप को बताऊंगी। आने वाले ही होंगे ना, कुछ ही घंटे के लिए तो जाते हैं। वो गुस्से से तपकर बोली तो नौकरानी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो अपनी घबराहट को जल्द ही छुपा गई। हाँ, तो हम क्या फ्री में उन्हें संभालें? मालकिन भी हमें ज़्यादा पैसे नहीं देती इनको संभालने के, और साहब जी भी थोड़े से पैसे देते हैं। मैंने उनसे कहा भी कि मेरी नौकरी बढ़ा दो, अब मैं इतने पैसों में सारा काम भी करूं, उनके बच्चे भी संभालूं। नौकरानी काफ़ी तेज और मुंहफट थी। जाओ यहाँ से, इतने मासूम बच्चों पर तुम्हें तरस नहीं आता? वो एकदम तड़प कर बोली। अरे, जब बड़ी मालकिन इन पर तरस नहीं खाती तो मैं क्यों खाऊं? वो मुंह बनाकर बोलते वहां से चली गई। उसने नन्हे से बच्चों को नहला धुलाकर बिठाया और फिर किचन में चली आई। किचन की हालत इस कदर गंदी हो रही थी कि उसे देखकर घिन महसूस हुई। फिर सर झटक कर बच्चों के लिए चीज़ें ढूंढने लगी जो कि जल्दी ही उससे मिल चुकी थीं। हर तरह की चीज़ें उनके बाप ने रखी हुई थीं। उसने छोटे के लिए सेरेलैक बनाया और बेटी के लिए फ्रूट काटे। उन दोनों को खाना खिलाया तो वो कुछ ही देर में फ्री होकर खेलने लगे थे। नौकरानी भागी भागी चली आई, यहाँ से जल्दी से जाएं क्योंकि साहब जी आ गए हैं, और इधर से बाहर मत निकलना, इधर अंदर वाली सीढ़ियों से निकलो वरना साहब आपको देख लेंगे। जल्दी करो, अगर उन्होंने आपको ऊपर देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। नौकरानी ने अफरा तफरी में उसे आकर बताया तो कनक भी बुरी तरह घबराकर नीचे की ओर भाग गई। ध्रुव अभी अभी अपने ऑफिस से घर पहुंचा था और जैसे ही वो ऊपर आया तो बच्चों को खेलते देखकर जैसे एक सुकून सा उसके अंदर फैल गया था। आज वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। वैसे तो वो घर से सारी तैयारी करके ही निकलता था, मगर जो मीटिंग कल होनी थी वो आज ही करनी पड़ी, तो इसी वजह से वो घर आने में लेट हो गया था। मगर उसका ध्यान सारा समय बच्चों में ही लगा रहा था। मगर अब आने पर बच्चों को यूं साफ सुथरा बैठा देखकर जैसे उसकी सारी टेंशन खत्म हो चुकी थी। क्या किया मेरे शहजादों ने? वो सिया को गोद में उठाते चूमते हुए बोला। हमें आंटी ने खाना भी खिला दिया। ओ, तो इसीलिए मेरी बेटी इतना ज़्यादा चहक रही है क्योंकि उसका टमी फुल है। उसने अपने बेटे दक्ष को भी अपने साथ लगाते हुए उसके माथे को चूम कर कहा, जबकि सिया ने जोर जोर से सर हिला दिया। अच्छा चलो आप खेलो, पापा कपड़े चेंज कर लें। वो उन्हें प्यार करते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। थैंक यू उषा, बच्चे आज बहुत ज़्यादा खुश हैं और साफ सुथरे भी हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। रोजाना इसी तरह रखोगी ना तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें बार बार कुछ भी कहने की। वो अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर उसे पकड़ाते हुए बोला तो उषा की आंखें चमक उठीं। अरे साहब जी, इसकी क्या ज़रूरत थी?
आपके बच्चे मेरे भी तो बच्चे हैं। मुझे बड़ा तरस आता है जब मैं सोचती हूँ। फिर मैंने बहुत ख्याल रखा इनका। अब मैं जाती हूँ नीचे, उषा ने मक्कारी से कहा तो वो सर झटक कर कमरे के अंदर बढ़ गया। आने वाले दिनों में बच्चे उससे रोज इसी तरह मिलने लगे थे। घर का किचन और बाकी सब सामान भी अब साफ सुथरा था और उषा के काम से वो बहुत ज़्यादा खुश था, इसीलिए रोज ही अब वो ऑफिस से लेट आने लगा था। लेकिन आज उसके सर में दर्द था तो वो 4 बजे ही घर के लिए निकल आया था। घर पहुंचा, जैसे ही लॉन्च में दाखिल हुआ तो वहां उषा की बजाय किसी और लड़की को बच्चों के साथ खेलते देखकर एकदम से चौंक गया। कौन हो तुम? उषा, उषा कहाँ हो तुम? उसने चिल्ला चिल्लाकर उषा को पुकारते हुए बच्चों को जल्दी से अपनी तरफ खींचा। मगर सिया जल्दी से उस लड़की की गोद में जाकर बैठ गई और दक्ष भी उससे छूट छूट कर उसकी तरफ भाग रहा था। कौन हो तुम? वो उस लड़की की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, जिसके चेहरे पर घबराहट के भाव उतर आए थे। ये हमारी अच्छी वाली आंटी हैं। उषा तो मारती है हमको। उसकी नन्ही सी परी ने उस लड़की के गले में बाहें डालते हुए कहा तो वो शॉक्ड रह गया। और तभी उषा चेहरे पर घबराहट भरे भाव लिए वहां आई थी और उसे देख रही थी। ओह, तो इस आंटी की बात हो रही थी और मैं उस दिन से उषा मैडम को क्रेडिट दे रहा था। मुझे लगा कि तुम सुधर गई हो, मगर नहीं, मैं गलत था। तुम वैसी की वैसी ही हो, मक्कार और झूठी, जैसी तुम्हारी बड़ी मालकिन है। उस इंसान के शब्दों में नफरत ही नफरत उतर आई थी। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं बड़ी मालकिन को जाकर बताऊंगी कि आप उनके बारे में क्या बोल रहे थे। गेट आउट, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। और मैं तुम्हारी बड़ी मालकिन से डरता नहीं हूँ। तुम्हें जिसको जो बताना है जाकर बता दो और अब इस वक्त यहाँ से चली जाओ, वरना मेरा दिमाग घूमा तो मैं न जाने क्या करूँगा। वो गुस्से से बोला तो उषा मुंह बनाती वहाँ से चली गई। उसने मुड़कर एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा जो सादा से कपड़ों में, बालों की लंबी सी चोटी बनाए, कंधों पर दुपट्टा डाले बेहद हसीन और मासूम लग रही थी। उसकी गोरी रंगत में हल्की सुर्खी झलक रही थी। मुकम्मल हुस्न था जिसमें सादगी भी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो उसके यूं देखने से जैसे सिमट सी गई थी। कौन हो तुम? नई नौकरी पर आई हो क्या? उसने नरमी से पूछा और इससे पहले वो जवाब देती कि ध्रुव का फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन कान से लगाए बात करते हुए उस लड़की की तरफ भी देख रहा था जो कि अब बच्चों को बाय बाय बोलती हुई नीचे की तरफ जा रही थी। वो उसे पुकार कर उससे पूछना चाहता था, मगर फ़ोन पर होने की वजह से वो पूछ नहीं पाया। वो फ़ोन रखकर बच्चों की तरफ आया। सिया बेटा, तो क्या यही आंटी उस दिन से तुम्हारा ख्याल रख रही हैं? यस पापा, सिया ने ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाते हुए कहा तो वो धीमे से मुस्कुरा दिया। गुड, चलो अब आप लोग खेलो, पापा कुछ देर आराम करेंगे, फिर उसके बाद आपके लिए खाना बनाएंगे। वो अपनी कनपट्टी मसलते हुए बोला और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरा भी आज साफ सुथरा था। उसने जैसे ही वार्डरोब खोली तो उसके सारे कपड़े बड़े ही सलीके से हैंग किए हुए थे। वो उस लड़की के बारे में सोचकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर सारी बातें दिमाग से निकालकर फ्रेश होने के इरादे से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उधर वो कब से इधर उधर टहल रही थी। आज तो उसकी जान बच गई थी, मगर उसके दिल में अपनी मासी के लिए नफरत पैदा हो गई थी। अब तो उसे डर लग रहा था कि कहीं ये जानने के बाद कि वो आरती जी की भांजी है, उससे नफरत न करने लगे और हो सकता है कि बच्चों से उसे मिलने भी न दे। कुछ देर बाद नौकरानी ने उसे बाहर आने के लिए कहा तो वो बाहर आ गई। उसने देखा कि एक लड़का सामने सोफे पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही वो जल्दी से उठकर खड़ा हुआ था। अरे वाह, ये तो सच में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्या परिस्तान से आई हो? लड़के ने शरारती अंदाज में पूछा। आरती जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ कनक, बैठो, इनसे मिलो। ये सुमित का दोस्त नीरज है। मुझे बिल्कुल सुमित की तरह ही प्यारा है। इस घर में आने जाने के लिए इसे कोई रोक टोक नहीं है। इसके मम्मी पापा इसके बड़े भाई के पास अमेरिका गए हैं क्योंकि इसकी भाभी की डिलीवरी है, तो ये घर पर अकेला होता है, इसीलिए आजकल ये मेरे साथ यहीं इसी घर में रहता है। इंट्रोडक्शन के बाद आरती जी नीरज को बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रही थीं, जबकि कनक ने आगे बढ़कर शिष्टाचार निभाया था। आपसे मिलकर अच्छा लगा नीरज भाई, उसने धीरे से कहा। अरे प्लीज़, ये भाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीरज बोलो, वो मुस्कुराते हुए बोला था। उसकी बेबाक निगाहें कनक को अपने अंदर उतरती महसूस हो रही थीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो वहाँ से भाग जाए, मगर खुद पर काबू रखते हुए वो आरती जी के पास आकर सोफे पर बैठ गई। इतनी देर में सुमित भी घर आ गया था। वो कनक से मिलकर खुश लग रहा था। थोड़ी देर के बाद सुमित और नीरज आपस में बातें करने लगे,
जबकि कनक आरती मासी के पास बैठकर दिन भर की बातें करने लगी। लेकिन उसे बार बार नीरज की नज़रें अपने ऊपर जमी महसूस हो रही थीं और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा सुमित बेटा, ऐसा करो, तुम्हारे डैड आने वाले हैं, पूरे 1 महीने के बाद वापस आ रहे हैं, तो उनका ऑर्डर है कि उनका लाडला भाई भी नीचे हो। आज का खाना तो हमारा खराब हुआ। पता है उन्हें, वो इंसान मुझे जहर लगता है, फिर भी तुम्हारे डैड बाज नहीं आते। आरती जी के शब्दों में इतनी नफरत और बदतमीजी थी कि कनक हैरानी से उन्हें देखने लगी। इस वक्त वो कहीं से भी वही नरम और प्यारी औरत नहीं लग रही थी, मगर उसे नफरत की वजह मालूम नहीं थी, इसलिए उसने सिर झटक कर इधर उधर देखा और मन ही मन ये सोचने लगी कि किसी तरह उस इंसान का सामना न करने पाए। मासी जी, मैं कमरे में जाऊं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करना है। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा। आरती जी चौंक उठी। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? मैं सुमित को बोलती हूँ, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। नहीं मासी जी, मैं कुछ देर आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा, वो जल्दी से बोली। अच्छा चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा खाना कमरे में भेज दूँगी, आरती जी ने कहा। आरती जी के मानने से कनक ने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया और जल्दी से अपने कमरे में चली आई। अगले दिन वो सुबह अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई और रोज की तरह 12 बजे तक वापस भी लौट आई थी। आते ही वो ऊपर पोर्शन में गई, लेकिन सामने बैठे ध्रुव को देखकर उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। उसने तो सोचा भी नहीं था कि ध्रुव इस वक्त घर पर होगा। वो तो यही समझ रही थी कि अब तक ध्रुव ऑफिस जा चुका होगा। उसे सामने देखकर वो पलटने ही वाली थी कि ध्रुव ने दूर से आवाज लगाई। आ गई आप? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। दरअसल मैं उषा के पास बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता। मेरी 2 बजे मीटिंग है, तो अगर आप मना न करें तो बच्चों को संभाल लें तब तक, और मैं आपको इसकी एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। वो जल्दी से बोली। अरे नहीं नहीं, पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर दूंगी। मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको आपकी मेहनत की कीमत ज़रूर मिलेगी। वैसे आपने मुझे बताया नहीं कि आपने यहाँ कब ज्वाइन किया। ध्रुव के सवाल पर उसका गला सूख गया, मगर सच बोलती तो उसे पता था कि आइंदा से बच्चों से मिलने नहीं दिया जाएगा। जी कुछ ही दिन पहले, वो धीरे से बोली। अच्छा, आप सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का काम करें और मेरे ही पोर्शन में रह लें। मैं आपकी तनख्वाह भी पे कर दूंगा, और रही बात आरती भाभी की, तो आप उन्हें इनकार कर दें कि आप उनके यहाँ काम नहीं कर सकती। ध्रुव ने कहा तो वो जल्दी से बोली। नहीं, शाम को उनका काम करना होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दिन में आपका काम कर दूंगी और शाम में उनका कर दिया करूंगी। वो जल्दी से बोली। ओके, अच्छा खाना वाना बना लेती हैं ना आप? अगर मन करे तो मेरे आने से पहले खाना भी बना दिया करें। एक्चुअली मुझे बनाना पड़ता है, बहुत थक जाता हूँ, इसलिए मन नहीं करता, तो कभी कभी बिना खाए ही सो जाता हूँ। वो बोला। जी आप मुझे मेन्यू बता दें, मैं बना दूंगी, उसने जल्दी से कहा। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं, वो झूठ बोलते हुए आंखें मिलाकर उससे बात नहीं कर सकती थी। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाता, बस एक ही खाना बना लीजिएगा, कुछ भी बना देना, फ्रिज में सारी सब्जियां वगैरह और बाकी सारा सामान पड़ा हुआ है। वो उसे निर्देश देता हुआ उठकर कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ देर के बाद तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला और जाते जाते एक भरपूर नज़र उस पर डाली जो बच्चों के साथ खेलने लगी थी। ऑफिस में भी वो उसी के बारे में सोचता रहा। अगले कई दिनों तक उसके आने से पहले वो खाना बनाकर रख देती थी। उसे अब अपना घर सच में घर लगने लगा था, वरना उसने ज़िंदगी में कहाँ ऐसा सुकून देखा था। पहले सौतेलेपन की मार झेल रहा था। उसने कभी आरती जी को अपनी भाभी नहीं बल्कि माँ समझा था। वो बहुत छोटा था जब आरती जी की शादी हुई थी। उसने उनमें अपनी माँ को देखा था, लेकिन आरती जी हमेशा उसके साथ सौतेला व्यवहार करती, कभी उससे कोई प्यार भरी बात नहीं की, हमेशा उस पर अपनी नफरत ही उंडेलती रहीं। और फिर उसकी पत्नी सौम्या, जो उसकी पसंद थी, मगर जल्दी ही उसे छोड़कर चली गई, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिजाइनर बनना चाहती थी, जबकि वो एक घरेलू स्वभाव की लड़की चाहता था जो उसके घर को घर समझे। और इसीलिए जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो बच्चे को जन्म देते ही बच्चा उसकी गोद में डालकर हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। और आज वो अपने दूसरे पति के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी और ध्रुव अधूरा का अधूरा रह गया था। उसे भगवान से यही शिकवा था कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा नहीं आया जो उसके साथ वफादार रहा हो, मगर अब की बार उसे लग रहा था कि उसकी तलाश पूरी हो चुकी है। वो चाहे नौकरानी ही क्यों ना हो, मगर उसके दिल को भा चुकी थी, और वो जल्दी ही अपने भाई रघु जी से बात करके उससे शादी करना चाहता था। अगर ये कहा जाए
कि उसे पहली नज़र में कनक से मोहब्बत हो गई थी, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसे ऊपर के पोर्शन में आते कई दिन बीत चुके थे। वो चुपके से आती और चुपके से ही वापस चली जाती। अब तक आरती जी को कुछ भी पता नहीं चला था। आज जब वो ऊपर से वापस आई तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ध्रुव नीचे ही मौजूद होगा। वो अपने ख्यालों में डाइनिंग हॉल में आई तो ध्रुव को देखकर उसका रंग उड़ गया। इससे पहले कि वो पलटकर अपने कमरे में जाती, आरती जी ने उसे आवाज़ लगाई, अरे अरे आओ कनक बेटा। आरती जी के शब्दों में इतनी मिठास महसूस करके ध्रुव चौंक कर उसे देखने लगा। ये लड़की? उसने धीरे से पूछा। मेरी भांजी है और मेरे सुमित के दोस्त नीरज की होने वाली दुल्हन, आरती जी ने जवाब दिया। जबकि आरती जी की बात सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे मानो पूरा प्रजापति मेंशन उसके ऊपर आकर गिरा हो। वो यकीन नहीं कर पा रहा था और उसे देखता ही रह गया, जो नजरें झुकाए सामने वाली चेयर पर बैठ चुकी थी। और कनक के भीतर कैसी हलचल थी ये कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा था। वो तो आरती जी के शब्दों में बुरी तरह उलझ कर रह गई थी। नीरज की दुल्हन। ध्रुव अचानक से उठकर खड़ा हुआ। अरे किधर, खाना तो खाओ। और वैसे भी तुम मुझसे कोई बात करने आए थे ना? रघु जी ने चौंक कर पूछा। नहीं भाई, अब जरूरत नहीं है, और मैं ऑफिस में खाना खाकर आ चुका था तो अब मुझे भूख नहीं है, वो धीरे से बोला और उठकर वहां से निकल गया। जबकि कनक होंठ भींचे बेमन से चम्मच प्लेट में चलाती रही, मगर उसका दिमाग अब भी बुरी तरह से उलझा हुआ था। खाने से फ्री होने के बाद वो आरती जी के पास आई। मासी जी, आपने कहा कि मैं नीरज की होने वाली दुल्हन हूँ, मगर ये बात तो मुझे नहीं पता, वो झिझकते हुए बोली। आरती जी मुस्कुराई। मेरा मकसद तुम्हें यहाँ बुलाने का यही था। नीरज बहुत अच्छा लड़का है। उसने अपनी शादी की जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल रखी है। मैंने उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी और वो तो तुम्हारी तस्वीर देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, और हमारे बिजनेस के साथ भी उनकी पार्टनरशिप हो जाएगी इस शादी के बाद। मैं पहले ही ये रिश्ता तुम्हारी माँ से मांगकर तय कर देती, मगर नीरज का कहना था कि आंटी जी, सिर्फ फोटो से काम नहीं चलेगा, मैं लड़की को सामने से देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया और कल तुम्हारी उससे मुलाकात भी करवा दी। वो तो तुम्हें देखते ही तुम पर लट्टू हो गया है। उसने शादी के लिए हाँ बोल दी है और तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कौन हो सकता है। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि तुम किसी अच्छे अमीर घर में जाकर राज करो, और अगर ये शादी हो जाती है तो सोचो मेरी बहन सुनीता का कितना बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। कितनी टेंशन लेती थी तुम्हें लेकर, आरती जी ने नरम लहजे में कहा। ये वही नरम अंदाज था जो आरती जी के शब्दों में सिर्फ अपनों के लिए होता था, मगर जब वो ध्रुव और उसके परिवार को देखती तो न जाने कहाँ से उनमें इतनी नफरत उमड़ने लगती थी। कनक को आरती जी की समझ नहीं आती थी कि आखिर उनका कौन सा रूप सच्चा है। और रहा नीरज, उसे तो वो पहली नज़र में ही अच्छा नहीं लगा था। उसकी निगाहें उसे बहुत गंदी महसूस हुई थीं। फिर वो बिना कुछ और पूछे अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी से लौटी तो ध्रुव आज भी घर पर ही मौजूद था। क्या करने आई हो यहाँ? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे झूठे और मक्कार लोग बिल्कुल पसंद नहीं, ध्रुव ने सख्त लहजे में कहा। सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मगर मुझे आपके बच्चे बहुत अच्छे लगे थे। मुझे डर था कि आप ये जानने के बाद कि मैं आरती मासी की भांजी हूँ, मुझे उनसे मिलने से रोक देंगे। बस इसी डर से मैंने झूठ बोला था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वो उंगलियाँ मसलते हुए बोली। ध्रुव छोटे छोटे कदमों से उसके पास आया और उसकी आंखों में झांकने लगा। उसकी आंखों से छलकती दहशत देखकर वो कुछ पल के लिए खामोश हो गई थी। ये सब करने को तुम्हारी मासी नहीं कहा होगा ना? और अब कोई नया झूठ गढ़कर तुम मेरे सामने आई हो। उन्हें तो वैसे ही मौका चाहिए कि किसी तरह मुझे तकलीफ पहुंचा सके। उन्हें बहुत सुकून मिलता है मुझे दर्द में देखकर, और देखो ना आज वो कितने सुकून में थी, तभी तो तुरंत नीरज के लिए बात कर दी। यही था ना तुम दोनों का प्लान, मुझे तकलीफ देने का? वो एकदम से कड़वे स्वर में बोला। नहीं, भगवान की सौगंध, ऐसा नहीं है। मैंने किसी गलत इरादे से कुछ नहीं किया। अगर ऐसा होता तो मैं आपके बच्चों के साथ इतना प्यार भरा व्यवहार नहीं करती। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं आपकी तरफ आती थी। मैंने सिर्फ आपकी नफरत के डर से ये सच्चाई छुपाई थी। इसके अलावा मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और बच्चों से मिलने दीजिए, वो हाथ जोड़कर विनती भरे अंदाज में बोली। हरगिज नहीं, मैं अपने बच्चों के आसपास भी तुम जैसे झूठे मक्कार लोगों को फटकने नहीं दूंगा। प्लीज़, वो तड़प कर बोली, मगर ध्रुव ने उसे बाजू से पकड़ते हुए बाहर की तरफ धकेल दिया।
वो आंखों में आंसू लिए नीचे उतर आई। उसका दिल बहुत दुख गया था। वो इतने दिनों में ही उन बच्चों से बहुत ज़्यादा करीब हो गई थी और दूसरी तरफ बच्चे भी उसके लिए बहुत ज़्यादा उदास थे। बेटी को तो उसने किसी तरह बहला दिया था, मगर दक्ष काबू में नहीं हो रहा था। अभी वो लगातार रोए जा रहा था कि वो सर थामे सोफे पर बैठा हुआ था। अगले दिन उसने एक आया के लिए एक ऐड दे दिया और इंटरव्यू के लिए उसने ऑफिस में ही उन लोगों को बुलाया था। फिर उनमें से एक लड़की को सेलेक्ट करके वो घर ले आया। उसे सारा कुछ समझाने के बाद वो ऑफिस दोबारा चला आया था। लेकिन जब शाम को घर वापस आया तो बच्चे गंदे हालत में घूम रहे थे और पूरा घर बिखरा पड़ा था। कम से कम घर की सफाई तो कर लेती। वो आया को डांटते हुए बोला, मैं सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए आई हूँ, सफाई के लिए कोई और रख लें, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। उस आया ने तो साफ तौर पर जवाब दे दिया था। वो सिर्फ उसे देखकर रह गया। सिया बहुत ही सब्र करने वाली बच्ची थी, तो वो चुपचाप बैठी अपने खिलौनों से खेलती रही, मगर बीच बीच में उसे भी उदासी होने लगती थी। एक दिन वो टेरेस पर उसे लेकर खड़ा हुआ था। जब नीचे लॉन में कनक को खड़े देखते हुए वो उसे आवाज़ देने लगी, ध्रुव गुस्से से उसे लेकर अंदर आया और उसे सोफे पर बिठाते हुए उसे डांटने लगा और सिया सहम कर रोने लगी। वो उसे डांट डपट कर सुला चुका था, मगर वो अभी तक सोते हुए भी सिसक रही थी। उसे यूं हिचकियां भरते देखकर उसकी आंखों में नमी उभरने लगी, मगर वो अपने बच्चों को एक बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए छोटी सी तकलीफ दे रहा था। उसके नज़दीक कनक भी अपनी मौसी के जैसी ही होगी। उसने बचपन से तन्हाइयों का सामना किया था। उसकी माँ जब वो सिर्फ 2 साल का था उसी वक्त मर गई थी। फिर वो अपने बड़े भाई और अपने पापा के साथ पलने बढ़ने लगा था। लेकिन बड़ा भाई सौतेला भाई था, इसके बावजूद भी वो ध्रुव के साथ अच्छा व्यवहार रखता था। लेकिन जब ध्रुव के बड़े भाई रघुवीर की शादी हुई और जब आरती जी घर में दुल्हन बनकर आई, तो 5 साल के ध्रुव को ऐसा लगा जैसे उसे माँ मिल गई हो। वो हमेशा आरती जी की गोद में घुसने की कोशिश करता, उनके आसपास घूमता रहता, लेकिन आरती जी ने कभी उसे दिल से नहीं अपनाया। धीरे धीरे रघुवीर, जो पहले ध्रुव के साथ अच्छे से व्यवहार करता था, पत्नी के आने पर वो भी बदल गया था और फिर आरती जी के बहकावे में आकर बिना सोचे समझे उसे बोर्डिंग में भेज दिया। उस वक्त तो ध्रुव के पापा प्रताप जी ने इस बात के लिए विरोध भी किया था, लेकिन अब उनकी घर में इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी। 8 साल बोर्डिंग में गुजारे और वो बहुत जहीन स्टूडेंट बन गया था, मगर तन्हाई पसंद होता चला गया। और जब कभी वो महीनों बाद छुट्टी पर प्रजापति मेंशन आता, तो आरती जी को अपने बेटे के साथ मोहब्बत करते देख उसके दिल में हसरत जागती थी। उसका दिल चाहता कि वो एक बार उससे भी प्यार से बात कर लें, मगर आरती जी बहुत ही सख्त दिल थी। मोहब्बत क्या करती, वो तो उल्टा उससे नफरत करती थीं, और जिसका इजहार करने में भी वो हिचकिचाती नहीं थीं। और अब प्रताप जी ने भी उनकी नफरत की वजह से अपने बेटे की आंखों का दर्द महसूस करके दिल ही दिल में कुढ़ने लगे थे। 1-2 बार बहू को समझाने की कोशिश की, मगर आरती जी ने नफरत से उन्हें भी चुप करवा दिया। फिर कुछ समय बाद पापा जी चल बसे और वो अपनी हाई स्टडी के लिए लंदन चला गया। वहाँ से वापस आया तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, मगर वो भी ज़्यादा दिन उसके साथ न रही, क्योंकि ध्रुव के साथ वो सिर्फ इस वजह से थी कि उसके पास पैसा था। मगर कुछ ही समय के बाद उसे एहसास होने लगा कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ आरती जी की हुकूमत है और ध्रुव एक गेस्ट की तरह वहाँ पर रहता है, जिसकी इस घर में कोई भी अहमियत नहीं है। इसीलिए उसने बहाना लगाकर ध्रुव को छोड़ दिया और ध्रुव ने उसके बाद इरादा कर लिया कि वो कभी भी किसी औरत को अब अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेगा। मगर फिर उसकी ज़िंदगी में कनक आई और एक बार फिर से वो जैसे जीने लगा था, मगर वो भी धोखेबाज निकली। न जाने उसकी किस्मत में सिर्फ धोखे ही क्यों लिखे थे। वो पास्ट से प्रेजेंट में वापस आया तो उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो अपने आंसुओं को साफ करता खिड़की में आकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए अंदर की घुटन को कम करने लगा, मगर वो थी कि अंदर ही अंदर बढ़ती ही जा रही थी। फिर उसकी निगाह पोर्च में जाते नीरज और कनक पर पड़ी थी, तो वो एकदम से चौंक गया। वो तेजी से नीचे आया और नौकरानी को बच्चों के पास भेजकर वो उन लोगों के पीछे चला गया। नीरज की गाड़ी को एक क्लब के सामने रुकता देखकर वो होंठ भींच कर रह गया। फिर वो पार्किंग एरिया में गाड़ी लगाने के बाद अंदर की तरफ आया तो वहाँ मास्क पार्टी चल रही थी। उसने एक साइड से मास्क लिया और तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसकी निगाहें कनक को ही तलाश कर रही थीं और जल्दी ही वो उसे मिल भी गई, क्योंकि फुल इंडियन ड्रेस में एक वही थी वहाँ पर। वो उस पर नज़र रखे हुए था और एक साइड पर चला गया। कुछ ही देर के बाद नीरज कनक का हाथ थामे
सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। वो भी तेजी से उसके पीछे पीछे बढ़ा, मगर कॉरिडोर में आते आते वो दोनों गायब हो चुके थे। वो हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। नीरज के बच्चे, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो दिल ही दिल में नीरज को बोलते हुए आगे की ओर बढ़ा। वो भूल चुका था कि वो नीरज की मंगेतर है। बस उसे याद था तो ये कि वो नीरज जैसे बदकिरदार इंसान के साथ है। कुछ देर के बाद उसे कमरे से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही दरवाज़ा खुला और कनक बदहवास हालत में भागती हुई बाहर आई और जोर से उससे टकराई थी। नीरज भी नशे में धुत उसके पीछे था। ए मैन, ये मेरा माल है, नीरज ने लड़खड़ाते शब्दों में कहा। तो वो कनक को एक हाथ से अपने पीठ के पीछे करते हुए जोर से नीरज की नाक पर घूंसा मारता है। नीरज लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिरता बेहोश हो चुका था। चलो यहाँ से, ध्रुव ने कहते हुए उसका हाथ थामा और बाहर की तरफ चल दिया। उसे गाड़ी तक लाकर अपना मास्क उतारा, उसके कंधे से दबोच कर जोर से गाड़ी से चिपकाते उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। तुम्हारे अंदर अकल नाम की चीज नहीं है क्या? मंगेतर हो तो क्या आधी रात को उसके साथ इस तरह क्लब में आकर नाचोगी? तुम जैसी लड़कियों को शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं? वो ना जाने क्यों उसके ऊपर इतना गुस्सा कर रहा था, जबकि कनक तो हिचकियों से रोते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई थी। मैं बेशर्म नहीं हूँ। मुझे मासी जी ने बोला था जाने को। मैं तो आना भी नहीं चाहती थी, मगर क्या करती। उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया और कहा कि तुम दोनों की शादी होने वाली है, तुम दोनों को अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए। और नीरज ने बोला था कि हम लंच करने के लिए एक होटल में चलेंगे, मगर वो मुझे यहाँ पर ले आया। अगर आज आप ना होते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। ये तो भगवान की कृपा है कि मैं टेरेस पर खड़ा था और तुम्हें निकलते हुए देख लिया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस घटिया इंसान को। न जाने कितनी लड़कियों के साथ इसके अफेयर है, और तुम जैसी लड़कियां भी। कोई अमीर ज़्यादा देखा नहीं और पीछे पीछे भागने लग जाती हो। वो नागवारे भरे शब्दों में बोला। आप समझते क्या है खुद को कि कुछ भी बोलेंगे और मैं सुनती रहूंगी? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, बोला है ना मैंने। और ना ही मैंने आपको फंसाने की कोशिश की और ना ही इस घटिया इंसान नीरज को। वो सूं सूं करते हुए गुस्से से बोली। ओ रियली? जितनी तो मासूम दिखती हो उतनी हो नहीं, इतना तो मैं भी जानता हूँ। आखिर भांजी किसकी हो? कुछ ना कुछ तो प्लान किया ही था ना तुमने। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि नीरज किसी और लड़की के साथ ऑलरेडी रिलेशन में है, तो बेहतर होगा कि तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना ही करो तो अच्छा है। वो मुंह बनाकर बोला। ये फैसला करने का हक नहीं है मेरे पास। हमारे यहाँ लड़कियाँ फैसला नहीं करती। आरती मासी ने मेरी माँ से बात की थी और उन्होंने हाँ बोल दिया है। वो सर झुकाए धीरे से बोली। तो बताओ अपनी माँ को कि नीरज किस तरह का इंसान है। वो कड़वे शब्दों में बोला। बिल्कुल बताऊंगी, आज जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया जरूर बताऊंगी। वो आंसू साफ करते हुए गुस्से से बोली और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बड़े हक से अगली सीट पर बैठ चुकी थी। वो कुछ देर हैरान हुआ उसकी हरकत पर, फिर सर झटक कर दूसरी साइड पर आया और फिर अंदर बैठकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। मुझसे डर नहीं लगता तुम्हें? मैं भी तो मर्द हूं ना, मेरी नियत का क्या पता। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए संजीदगी से बोला। इंसान को पहली मुलाकात में ही पहचान जाती है औरत में सिक्स्थ सेंस होती है। जो मर्द की नज़रें किस तरह की होती हैं उससे सब पता चल जाता है। मैंने आपकी निगाहों में अपने लिए सिर्फ सम्मान देखा है, इसीलिए मुझे आपसे डर नहीं लगता। और नीरज की नज़रें तो मुझे वैसी ही गंदी महसूस होती थीं। वो भीगे शब्दों में बोली। ओह रियली? जब तुम्हें उसकी गंदगी का अंदाजा हो गया था तो बात मानने की ज़रूरत ही क्या थी? साफ तौर पर इनकार नहीं कर सकती थी। वो गुस्से से मुंह बनाकर बोला। मैंने बोला है ना कि मैं मजबूर थी, और आपको क्या पता हम लड़कियां किस कदर मजबूर होती हैं। कभी कभी ऐसे मामले होते हैं कि हमारा बस नहीं चलता, और ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, उनके सारे फैसले उनके माँ बाप ही करते हैं। वो झुंझलाते हुए बोली। अजीब लोग हैं। वो धीरे से बड़बड़ाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। वो प्रजापति मैंशन पहुंचे तो कनक जल्दी से गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ बढ़ गई। अगले दिन उसकी माँ भी मुंबई पहुंच चुकी थी, क्योंकि मंगनी की तारीख रख दी गई थी और वो मंगनी अटेंड करने आई थी। माँ, मुझे नीरज से शादी नहीं करनी, प्लीज़ आप इस मंगनी को रोक दीजिए। वो होंठ को चलते हुए अपनी माँ के सामने खड़ी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सारे कार्ड प्रिंट हो चुके हैं और तुमसे पूछ कर ही ये फैसला किया था मैंने। सुनीता जी ने नागवारी से कहा। पूछा कब था आपने? सिर्फ बताया था कि मैंने रिश्ता कंफर्म कर दिया है। मुझे नहीं पसंद वो इंसान, वो बहुत ही घटिया है। वो झुंझलाते हुए बोली।
शर्म नहीं आती नीरज के बारे में इस तरह बात करते हुए? जो कुछ कल तुमने किया ना, मैं इस बारे में अभी तक सुनीता को नहीं बताई हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी बेटी ने कल रात मेरे उस सौतेले देवर को क्लब में बुलाया और उसने नीरज के साथ मारपीट की। तुम्हारी बेटी जिस दिन से यहाँ आई है ना, छुप छुप कर मेरे सौतेले देवर से मिलती रही है। पता नहीं दोनों के बीच कौन सा रिलेशन था, मगर मैंने सब कुछ जानने के बावजूद भी उसका रिश्ता मांगा और ये सिला दे रही है मुझे। खुद तुम्हारी बेटी बदकिरदार है। आरती जी ने जहर उगला और वो हैरत और सदमे की हालत से उन्हें देख रही थी। ये गलत है, मेरा ध्रुव से कोई रिश्ता नहीं था। मैं तो सिर्फ उनके बच्चों के साथ। बस बस रहने दो, तुम मेरी भांजी हो ना, इसलिए मैंने ये सब आंखों देखी मक्खी निकली। समझाओ अपनी बेटी को कि चुपचाप मंगनी के लिए तैयार हो जाए, वरना तुम जानती हो ना नीरज गुस्से का बहुत तेज है। उन लोगों की सोसाइटी में एक इज्जत है, अगर मंगनी ना हुई तो उनकी इज्जत का तमाशा बन जाएगा। और फिर मैं उसे क्या जवाब दूंगी? उसने सब कुछ मेरे हाथों में दे रखा है। आरती जी ने सख्त शब्दों में कहा। मैं हरगिज भी शादी नहीं करूंगी उस नीरज से। उसका अफेयर किसी और के साथ है और आपको पता है ना कि उसने मेरे साथ कल जबरदस्ती चटाख। इससे पहले कि वो बात पूरी करती, सुनीता जी ने उसके जोर से थप्पड़ मारा। वो गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से अपनी माँ को देख रही थी। इससे आगे एक शब्द भी मत बोलना। मुझे इतनी शर्म आ रही है ना कि तुम मेरी बेटी हो। आरती दीदी मुझे पहले ही तुम्हारी करतूतें बता चुकी हैं। तुम्हारी ये तो परवरिश नहीं की थी मैंने कि तुम इस तरह किसी गैर मर्द से अकेले में छुप छुप कर जाकर मिलती रहो। सुनीता जी ने उसके बाजू से झकझोरते हुए कहा। अपनी माँ की बात सुनकर वो सदमे में चली गई। मतलब आरती जी सब जानती थीं कि वो ऊपर के पोर्शन में जाती थी। मैं उनसे नहीं मिलती थी। जब वो घर आते थे मैं उसके साथ ही वापस अपने कमरे में आ जाती थी। आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ उनके बच्चों के लिए वहाँ जाती थी? आप तो जानती हैं ना मुझे कि बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। वो अपनी माँ के शक पर तड़प कर अपनी सफाई पेश करने लगी, मगर सुनीता जी और आरती जी ने उसकी एक न सुनी। ध्रुव बुरी तरह बेचैन हो रहा था। वो इस मंगनी को रोकना चाहता था क्योंकि उसे पता था नीरज अच्छा लड़का नहीं है। नीरज और सुमित की बहुत दोस्ती थी और दोनों ही गलत कामों में पड़े हुए थे। हालांकि वो कनक से गुस्सा था कि उसने उसे झूठ बोला, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। और फिर उसने दिल में एक पक्का इरादा कर लिया कि वो नीरज को एक्सपोज करके रहेगा, क्योंकि अब मंगनी की बजाय सीधा शादी की बात हो रही थी और वो नहीं चाहता था कि कनक जैसी प्यारी और मासूम लड़की को ये सब सहना पड़े। और इसीलिए उसने ठीक शादी के दिन नीरज को एक्सपोज भी कर दिया। सारे मेहमान नीरज को गिरी हुई नज़रों से देख रहे थे, जबकि आरती जी का तो बस नहीं चल रहा था कि ध्रुव को जान से मार दें। सुनीता जी गुमसुम सी अपनी बेटी को देख रही थीं, जिसने कितनी कोशिश की थी, कितनी विनती की थी कि वो इंसान उसके लिए सही नहीं है, मगर अपनी औलाद की सुनने की बजाय वो अपनी बहन की सुनती रहीं। उस बहन की जो कि हमेशा से खुदगर्ज थी। अगले ही दिन सुनीता जी उसे लेकर वापस लौट आई थीं। वो माँ बेटी बैग उठाकर प्रजापति मैंशन से निकली और आरती जी ने उन्हें ड्राइवर के साथ भी भेजने की ज़रूरत नहीं समझी थी। आरती जी ने तूफान खड़ा कर दिया था। वो रघुवीर जी से एक ही डिमांड कर रही थी कि ध्रुव को इस घर से बाहर निकालिए, जबकि रघुवीर जी बेबसी से सोफे पर सर थामे बैठे हुए थे। रघु, आप ये काम करेंगे या फिर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? रघु जी ने आरती जी की बात पर माथा मसलते हुए अपने छोटे भाई को देखा। जिस फैसले को उन्होंने करने में बहुत टाइम लगाया, आज अपने भाई की उदास आंखें और उजाड़ जिंदगी को महसूस करके वो फैसला करने में सिर्फ एक पल लगाए थे। मर्जी है तुम्हारी, तुम जा सकती हो इस घर से, मगर मेरा भाई नहीं जाएगा। तुम्हें शायद पता नहीं है कि आज जो कुछ भी मैं हूँ सिर्फ और सिर्फ ध्रुव की वजह से, ध्रुव की माँ की वजह से हूँ, वरना मैं तो जीरो था। मेरे पापा ध्रुव की माँ के ऑफिस में एक मामूली वर्कर, और ये सारी जायदाद ध्रुव की माँ की है, तो इसी नाते ये दौलत जायदाद ध्रुव की है। ना तो इस पर मेरा हक है और ना ही तुम्हारा, और ना ही तुम्हारी औलाद का। तुम्हें इस घर को छोड़कर चलना है तो चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अपने उस घर में जहाँ पर मैं रहता था। क्या ख्याल है? रघुवीर ने एकदम शांत अंदाज में कहा तो आरती जी फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगी। तुम मजाक कर रहे हो ना रघु? इस सब पर मेरे बेटे का हिस्सा है ना? आरती जी ने किसी उम्मीद के आश्रय से पूछा था। सिर्फ उतना हिस्सा जितनी मेरी मेहनत है, मगर तुम शायद भूल रही हो 2 साल पहले मेरी पूरी कंपनी का दिवालिया निकल गया था। उसको दोबारा से इस मकाम पर ध्रुव ने ही पहुंचाया है।
मैं तो फिर से जीरो हो गया था। ध्रुव की मेहनत से ही ये कंपनी दोबारा से खड़ी हो पाई है। अगर तुम चाहो तो पेपर चेक कर सकती हो। उसकी माँ ने मरने से पहले ये सारी जायदाद ध्रुव के नाम की थी और शायद वो मुझ जैसे घटिया इंसान की नीयत को भांप गई थी। मैंने बरसों लगा दी इस राज को खोलने में, मगर यही हकीकत है। मेरे हिस्से मेरे पापा का वो छोटा सा घर है जो 3 कमरों पर बना है। रघु जी बोलते जा रहे थे और आरती जी को जमीन आसमान घूमते हुए महसूस हो रहे थे। वो आज तक जिस जायदाद को अपनी जायदाद समझती नहीं, उसमें उनका कोई भी हिस्सा नहीं था। ध्रुव इस सारे मामले में चुपचाप खड़ा था और उसके अंदाज से मालूम हो रहा था कि वो हकीकत को बहुत पहले से जानता था। और ये बात उसके मैनेजर ने ही उसे बताई थी, मगर उसने आज तक अपने बड़प्पन की वजह से कभी किसी पर ये बात जताई नहीं थी। आरती जी का बस नहीं चल रहा था कि ध्रुव की जान ही ले लें, और उन्होंने हर तरह से वकील से बात करके देख ली। सबने यही बताया कि रघु जी का इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। आरती जी तो सर पकड़कर बैठ गई थीं। वो तो ध्रुव को इस घर से निकालना चाहती थीं, मगर अब तो उन्हें अपनी ही हुकूमत हाथों से निकलती महसूस हो रही थी। ध्रुव लाइब्रेरी में दाखिल हुआ तो रघुवीर जी अपने हाथ में पकड़ा सिगार बुझाकर उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तक कभी तुम्हें ये वो हक नहीं दिया जिसके तुम हकदार थे। मैं डर गया था शायद कि मुझे ऐशो आराम वाली ज़िंदगी न छिन जाए। मैंने ज़िंदगी बड़ी ही गरीबी में गुजारी, और जब तुम्हारी माँ ने मेरे पापा से शादी की और पापा के साथ साथ उन्होंने मुझे भी दिल से अपनाया था और अपने इस बड़े से घर में लेकर आई, तो मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लगा था। मगर तुम्हारी माँ के मरने के बाद मुझे लगा कि अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। अगर मैं आरती को हकीकत बता देता तो कहीं वो मुझे छोड़कर न चली जाए, क्योंकि गरीब आदमी के साथ वो शायद रहना न चाहे, तो इसीलिए मैं अब तक इस बात को छुपाता रहा। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। वो एकदम रोते हुए बोलते चले जा रहे थे। प्लीज़ भाई, इस तरह मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, वो जल्दी से उनके हाथ थामते हुए भीगे शब्दों में बोला। उन्होंने मोहब्बत से उसे अपने सीने से लगा लिया, ऐसे जैसे दिल में ठंडक सी महसूस हुई हो। वो उनसे अलग हुआ। रघु जी ने अपने आंखों को साफ करते हुए उसे देखा। मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है और मैं जानता हूँ ये फ़ैसला तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत आसानी लाएगा। जी भाई, आप बताइए, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। ध्रुव ने रघु जी के हाथ थामते हुए कहा। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाने का फैसला कर चुका हूँ, और मैंने जो लड़की तुम्हारे लिए चुनी है वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, और देखना वो तुम्हें समेट लेगी। मैंने अपने लिए बहुत गलत फैसला लिया था। मैं जानता था आरती की आदतों को, मगर इसके बावजूद मैंने सब इग्नोर करके उसे ज़िंदगी में अपनी खुशी से लाया था कि तुम्हारी खातिर। मगर मैं जानता हूँ कि मेरा भाई अपने बच्चों की खातिर शादी करना चाहता है। बच्चों को एक माँ का प्यार वो लड़की जरूर देगी। रघु जी ने कहा तो वो कुछ उलझन का शिकार होकर उन्हें देखता चला गया। अचानक से ही दिल में कनक का ख्याल आया था, मगर आरती जी की भांजी होने की वजह से वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता था, और इसीलिए उसने चुपचाप रघु जी को हाँ बोल दी। आज एक होटल में छोटा सा फंक्शन रखा गया और वहीं पर उसकी शादी थी, और जब उसने मंडप में कनक को देखा तो वो शॉक्ड होकर उसे देखने लगा। रघु जी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया तो वो चुपचाप शादी की रस्में करने लगा। कुछ देर के बाद ही वो उसकी पत्नी बन चुकी थी। इस शादी में सुनीता जी, उसके नाना, उसके दोनों भाई शामिल थे, मगर आरती जी ने साफ साफ शादी में शामिल होने से मना कर दिया था। वो तो जानती भी नहीं थी कि कनक के साथ उसकी शादी हो रही है। अब घर आकर न जाने कौन सा तूफान आना था। कुछ देर के बाद विदाई करवाकर वो उसे घर लिए निकल आया था। पूरा रास्ता खामोशी से कटा। वो घर पहुंचकर उसका हाथ थामे अपने पोर्शन में लेकर आया था तो आया जा चुकी थी, और बच्चों के साथ घर की नौकरानी थी। उन लोगों को एक साथ देखकर नौकरानी चौंकी और फिर तेजी से नीचे की ओर भागी थी। सिया तो कनक को देखते ही खुशी से चहकती उसकी तरफ बढ़ती उसकी टांगों से लिपट गई थी। कनक ने घुटनों के बल बैठते हुए उसे सीने से लगाते उसका माथा चूमा। वो चुपचाप उसको देख रहा था। फिर वो सिया को गोद में उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गई और बेड पर बिठाने के बाद झुककर दक्ष को प्यार किया। कुछ देर में जब सिया भी सो गई तो वो उठकर चेंज करने के लिए चली गई। चेंज करने के बाद वापस लॉन्ज में आई तो ध्रुव सोफे पर बैठा लैपटॉप में बिजी था। आपके लिए कॉफ़ी बना दूं? उसने ध्रुव के पास आकर कहा। तो वो अपना सर उठाकर उसकी ओर देखने लगा, फिर लैपटॉप बंद करता उसके सामने आया।
कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो तुमसे करना ज़रूरी है। अपनी मासी की तरह अगर तुमने मेरे बच्चों के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो ये मत समझना कि मैं अपने भाई की तरह बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होने दूंगा। जिस दिन मेरे बच्चे तुम्हारी वजह से तकलीफ में हुए उस दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। दूसरी बात, हमारे बीच पहले तो पति पत्नी का रिश्ता नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो तुम उस पर ज़्यादा खुशफहमी का शिकार मत होना, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे पास अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करने आऊँगा, मोहब्बत करने नहीं। मुझे धोखेबाज लोगों से हमेशा नफरत रही है। तुम धोखे के साथ मेरे बच्चों के करीब आ गई और मैं अपने बच्चों की खातिर ये शादी भी कर चुका हूँ, मगर तुम्हारी हैसियत मेरे नज़दीक सिर्फ एक आया जैसी है। वो साफ शब्दों में बोलता जा रहा था और उसके अंदाज पर कनक का दिल छलनी छलनी हो गया था और वो दर्द उसकी आंखों में नमी बनकर छलकने लगा था। तो एक पल के लिए ध्रुव बुरी तरह बेचैन हुआ था, मगर दूसरे ही पल वो खुद पर काबू पाता निगाहें चुराकर अपना लैपटॉप उठाकर दूसरे रूम की तरफ बढ़ गया कि तभी उसे पीछे से कनक की आवाज़ सुनाई दी। मुझे आपकी सब बातें मंजूर हैं, लेकिन एक बात मंजूर नहीं। जब भी कभी मेरे करीब आए तो अपने जज्बातों को सुकून देने मत आना। मेरे करीब आना तो उस दिन करीब आना जब आपके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, वरना मैं आपको अपनी एक उंगली भी छूने नहीं दूंगी। बाकी मुझे आपकी सब शर्तें मंजूर हैं। अगर आपके बच्चों को मेरी वजह से तकलीफ पहुंची तो मैं उस दिन खुद ही इस घर से चली जाऊंगी। अपनी बात कहकर वो रुकी नहीं थी, क्योंकि आंसुओं का गोला उसके गले में अटकने लगा था और वो ध्रुव के सामने रोना नहीं चाहती थी। इसीलिए खुद को संभालती हुई वो बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ गई थी और वो भी सर झटक कर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उन दोनों की शादी को 7 दिन गुजर चुके थे और इन 7 दिनों में उसने पूरे घर को घर बना दिया था। उसका वो पोर्शन जो कि हमेशा वीरान रहता था अब जैसे खुशियों से महकने लगा था। जब वो ऑफिस से घर पहुंचता तो खिलखिलाते खुशी से चहकते बच्चे देखकर उसकी सारी थकावट दूर हो जाती थी। जब तक वो बच्चों के साथ लगा होता वो किचन में ही बिजी रहती और फिर उसके लिए खाना बनाने के बाद वो कमरे में चली जाती। दोनों का एक दूसरे से आमना सामना बहुत ही कम होता था। आज वो नीचे खाने के लिए आए थे और आरती जी उन्हें देखते ही बेचैनी से पहलू बदलने लगी थी, मगर अब की बार वो कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि जब से उन्हें मालूम हुआ था कि ये सारी जायदाद का मालिक ध्रुव है तो वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी। कुछ देर के बाद ध्रुव रघु जी के साथ उठकर स्टडी रूम में चला गया और वो नौकरानी के साथ मिलकर बर्तन समेटने लगी कि आरती जी ने उसे पकड़ा। बड़ी खुश होगी ना इतने बड़े घर की मालकिन बनकर, आरती जी के शब्दों में काट थी। आप खुश नहीं हैं मासी, अब आपके पास हमेशा रहूंगी। आप नीरज से मेरी शादी करवा रही थी ताकि मैं हमेशा आपके करीब रह सकूं। अब तो मैं और भी आपके करीब रहने लगी हूं, आपके ही घर में। तो फिर आप खुश क्यों नहीं हैं? आपको तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी हर ज्यादती सहने के बावजूद भी ध्रुव ने आपको अभी तक कुछ नहीं कहा। और जिस दिन उन्हें ये सब पता चला कि ये जायदाद उनकी है उस दिन भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर वो चाहते तो आपको यहाँ से निकाल देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको तो उनका आभारी होना चाहिए, मगर आप अभी तक दिल में नफरत लिए बैठी हैं। कैसे कर लेती हैं इतनी नफरत? मुझे कभी भी यकीन नहीं आता कि आप मेरी माँ की बहन हैं, नाना जी की बेटी हैं, उन नाना जी की जो कि दूसरों के आंसू समेटते हैं। हमेशा से आप मेरी आइडियल रहीं। मेरी माँ आपके जितना पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर फिर भी वो हमेशा से नाना जी को और उनके असूलों को फॉलो करती रहीं। हमारे घर तो कोई भी आ जाता तो कभी हमने उसे खाए बिना अपने घर से जाने नहीं दिया। हमारे यहाँ कोई गैर भी आ जाता तो हम अपनेपन से अपनी बाहें फैला देते। फिर आप किस पर चली गई मासी? आप ही के पति के भाई थे ना वो? क्या आपको रघु अंकल से मोहब्बत नहीं थी? अगर है तो क्या उनकी मोहब्बत में उनके भाई को नहीं अपना सकती थी? वो बड़े कड़े शब्दों में बोलती जा रही थी और उसने आज सच में आरती जी को आईना दिखाया था और उस आईने में उनका चेहरा बहुत भयानक था। अपनी गलतियों का कुछ देर के लिए एहसास हुआ, लेकिन वो इतनी जल्दी अपनी गलती मानने वाली नहीं थी। अगले ही पल वो सर झटक कर तंजिया अंदाज में हंसी। मुझे किसी से मोहब्बत करनी नहीं आती और ना ही मैं किसी की खातिर खुद को बदलती हूँ, और ध्रुव जैसे इंसान को मैं अपना मान ही नहीं सकती जो मेरे पति का सौतेला भाई है। वो तो सगा भाई भी होता तब भी मैं उसे उतनी ही नफरत करती। वो तो फिर भी सौतेला है। मुझे शादी के अगले साल ही सुमित गोद में आ गया था। अगर भगवान मुझे मेरी औलाद ना भी देता
तब भी मैं उस सौतेले बच्चे को कभी भी नहीं अपनाती। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं किसी गैर के बच्चे को अपनी गोद में उठाऊं। इतना बड़ा दिल तो तुम्हारा ही है। वो इतने कड़े शब्दों में बोली कि कनक ने अफसोस से अपना सर हिलाया था। वो सुधर नहीं सकती थीं। लॉन्च के दरवाजे की ओट में खड़े ध्रुव ने दर्द से अपनी आंखें बंद की थीं। खामोशी से आंसू निकलकर उसकी गाल पर आ गए थे। वो तेजी से वहां से अपने पोर्शन में आ गया। कुछ देर के बाद दरवाजा खुलने पर मुड़कर देखा तो कनक बमुश्किल बच्चों को संभाले हुए अंदर आ रही थी और गोलू मोलू सा दक्ष उसकी गोद में ही सो गया था। उसने जल्दी से दक्ष को उसकी गोद से लिया और जाकर बेड पर लिटा दिया। फिर जैसे ही आया था वैसे ही खामोशी से बाहर निकलकर टेरेस पर चला गया। कुछ देर गुजरी तो उसके कंधे पर एक हाथ आकर ठहरा। आप ठीक हैं ध्रुव? उसने पूछा तो वो उसका हाथ झटक कर उसकी साइड से होकर गुजरने लगा। प्लीज़ ध्रुव, क्या हुआ है आपको? आप वहाँ से ऐसे क्यों आ गए थे? वो बेचैनी से बोली। तुम इतनी अच्छी बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? वो कड़वे शब्दों में बोला। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अच्छी बनने की कोशिश कर रही हूँ? आप खुद को बुरा क्यों बनाते हैं? आप ऐसे नहीं हैं। मैं जानती हूँ जब आप मुझे दर्द देते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा दर्द आपकी आंखों में उतरता है। क्या हम सब कुछ भूल नहीं सकते? वो भीगे शब्दों में बोली। तुम्हारे दिए गए धोखे के बाद मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तुमने झूठ बोलकर मेरे करीब होना चाहा, तो इस रिश्ते की नींव मजबूत कैसे हो सकती है? और अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, फिर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे मुझ पर? उसकी बात के जवाब में वो भीगे शब्दों में बोली तो उसकी धड़कन जैसे थम सी गई। वो मुड़कर बेयकीन नज़रों से उसे देखने लगा और फिर उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। ये भी तुम्हारा कोई नया नाटक ही होगा, है ना? ऐसा नहीं है, प्लीज़ मेरा यकीन करें। होंठ को चलते हुए वो बोली। नहीं कर सकता यकीन, क्योंकि मैं जिन पर यकीन करता हूँ वो मेरा यकीन तोड़ देते हैं। अब नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। वो उसका हाथ झटक कर उससे साइड से निकलकर अंदर की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों से आंसू भरकर अब उसके गालों को भिगोने लगे। फिर अपने दुपट्टे के पल्लू से वो अपने आंसू साफ करके चुपचाप अंदर की तरफ बढ़ गई। उनकी शादी को 1 महीना हो चुका था। दोनों के बीच अभी तक कोई रिश्ता नहीं बना था। वो पति पत्नी होते हुए भी एक दूसरे से अजनबियों की तरह रहते थे। आज सुनीता जी मुंबई आई थीं और वो नीचे आरती जी के पोर्शन में ही रुकी हुई थीं। कनक भी इजाज़त लेकर नीचे चली आई थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि सुमित अंदर दाखिल हुआ। मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, अभी और इसी वक्त। वो बहुत ही बदतमीजी से बोला था। ये क्या तरीका है सुमित बात करने का? और मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, आरती जी ने एकदम गुस्से से कहा। अरे कैसी माँ हैं आप? अपने बेटे को पैसे नहीं दे सकती? आप जैसी माँ को तो वैसे ही मर जाना चाहिए। वो इतनी बदतमीजी से बोला कि आरती जी का सदमे से बुरा हाल हो गया। उन्होंने आगे बढ़ते हुए उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहा तो उसने आरती जी का हाथ पकड़कर उन्हें जोर से धक्का दिया और इससे पहले वो जमीन पर गिरती के अंदर दाखिल होते ध्रुव ने भागकर उन्हें थाम लिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे ही घर में घुसकर मेरी भाभी माँ पर हाथ उठाने की? वो गुस्से से चटकते हुए जोरदार चांटा उसके मुंह पर मार चुका था। आपकी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ इस तरह का सलूक करें? सुमित ने भी उसका गिरेबान पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा। शट अप। अब मैं और तुम्हारी ये बदतमीजियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो तुम पैसे लेने की बात कर रहे हो ना, तो मुझे सब पता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने नीरज के साथ जुआ खेला था और वो जुए में तुम पैसे हार गए हो। वही पैसे लेने आए हो ना तुम? 1 लाख चाहिए ना? जाओ जाकर मेरे मैनेजर से ले लो, मैं उसे बोल दूंगा। लेकिन याद रखना, आज के बाद ऐसी हरकत करते पकड़े गए तो मैं इस घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। ध्रुव ने गुस्से से कहा तो सुमित बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया था, जबकि आरती जी तो किसी बेजान पत्थर की तरह बैठी थीं। आप ठीक हैं? दोनों पंजों के बल जमीन पर बैठते हुए उनके घुटने पर सर रखकर बोला। तो आरती जी ने दर्द से उसे देखा था, वो जिसे आज तक अपना कभी समझ ही नहीं पाई थी, और वो उनकी इज्जत ऐसे करता था जैसे एक माँ की जाती है। उसके हाथों को थाम कर उस पर अपना सर टिकाया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो ध्रुव, आरती जी ने भीगे शब्दों में कहा। ऐसा मत कहिए भाभी माँ, माँ बेटे से माफ़ी मांगते अच्छी नहीं लगती। आरती जी के आंसू साफ करते हुए बोला तो आरती जी उसके सीने से लगकर और भी तड़प तड़प कर रो पड़ी और माफ़ी भी मांगती जा रही थी। सुनीता जी और कनक ने मुश्किल से उन्हें चुप करवाया था।
फिर वो रात गए तक वहीं बैठे बातें करते रहे। उसके बाद वो लोग ऊपर अपने पोर्शन में आ गए थे। 2 दिन और गुजर चुके थे। कनक ज़्यादातर नीचे ही रहती थी, सिर्फ रात को ही वो ऊपर वाले पोर्शन में आती थी, क्योंकि आरती जी सुमित को याद करके रोती थीं, क्योंकि जैसा भी था वो उनका बेटा था। लेकिन उस दिन के बाद से वो घर भी नहीं आया था, पता नहीं कहाँ चला गया था। ध्रुव का व्यवहार कनक के साथ कुछ अच्छा हो गया था। पहले की तरह तंज और सख्ती से बात नहीं करता था। अब धीरे धीरे ध्रुव की हालत बदलने लगी थी। आज तो उसका दिल उसकी तरफ मचल मचल कर जा रहा था। उसका महकता वजूद पहली बार उसे बहका रहा था। आज पहली बार कदम उसकी तरफ बढ़ाने को दिल कर रहा था। आज पहली बार बीच में कहीं बदगुमानी और बेएतबारी नहीं थी। बस इस वक्त वो कुछ महसूस कर रहा था जो इस रिश्ते का हक था। कुछ नजर आ रहा था तो सामने बेड पर लेटी वो लड़की जो उसकी अपनी थी, जो उसकी बीवी थी, और ध्रुव प्रजापति को पूरा हक हासिल था उसके करीब जाने का। मजबूत कदम उठाते वो उसके करीब गया। उसके करीब बैठकर उसे गौर से देखने लगा। धीमी रोशनी में उसके गाल दमक रहे थे और बालों से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उसे देखते हुए आज ध्रुव को अपना आप बुरी तरह मचलता महसूस हो रहा था। वो उसे अपने गले में तभी उसे अपने गले में कांटे से उगते महसूस हुए और अचानक ही वो उसके बराबर लेटकर आंखें मूंद कर खुद को इन मुंहजोर जज्बों से दूर करने लगा। लेकिन आज तो जैसे ये चीज भी उस पर असर नहीं कर रही थी। अचानक ही वो थोड़ा सा उठा और उसके दोनों तरफ हाथ डालकर ध्रुव ने अपना चेहरा उसके करीब किया और उसके चेहरे पर झुकता उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया। जब कुछ पलों के बाद अपनी सांसें कनक को रुकती महसूस हुई तो कनक ने नींद से भरी आंखें खोली और खुद पर झुके ध्रुव को देखकर जैसे वो सकते की हालत में आ गई थी। उसने अपने हाथ पैर जैसे बेजान होते महसूस किए थे और दिल की धड़कन तो जैसे कानों में सुनाई दे रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर ध्रुव को दूर हटाने की कोशिश की, मगर वो टस से मस नहीं हुआ था। वो तो एकदम बेखुद सा होता उसे खुद में समेट रहा था। खामोशी कमरे में कुछ पल तक दोनों की फूली सांसों की आवाज़ें गूंजती रहीं। ये क्या कर रहे हो आप? वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोली। मैंने कहा था ना आपसे कि आप खुद को सुकून देने के लिए मेरे करीब नहीं आ सकते जब तक कि आपके दिल में मेरी मोहब्बत। वो अपने शब्द पूरे करती कि ध्रुव ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। अगर मुझे अपने जज्बातों को सुकून देने के लिए तुम्हारे करीब आना होता तो बहुत पहले आ जाता। ये तो मेरी मोहब्बत के पल हैं, तुम्हारी वो मोहब्बत जो मेरे सीने में पल रही है, लेकिन बस जाहिर करने से डरता था। लेकिन अब और ख़ुद को नहीं रोक सकता। शायद तुम्हें मेरी नज़दीकी अच्छी ना लगे और शायद मेरी कुर्बत तुम्हें दर्द में डुबो कर रख दे, मगर मैं क्या करूं? मैं बहकता जा रहा हूं। आज मैं खुद पर अपना कंट्रोल खो चुका हूं। आज मैं खुद को रोक नहीं सकता, और अगर आज मैंने खुद को रोका तो मैं मर जाऊंगा। आज मत रोको। वो गंभीर शब्दों में बोलता उसे अपनी पकड़ में लिए एक बार फिर उसके चेहरे पर झुका, और अब की बार उसने किसी तरह का विरोध न किया, बल्कि पूरी रजामंदी से उसे उसके हवाले कर दिया। क्योंकि भले ही वो खुद को कितना भी लापरवाह जाहिर करती, कितना ही उससे दूर रहती, मगर उसका दिल जानता था कि वो खुद भी उसके लिए बेताब थी। उसका दिल भी चाहता था, उसे अपने पति की मोहब्बत, कुर्बत और हक की ज़रूरत थी। उसका दिल हमेशा से तमन्ना करता था कि वो उसके लिए बेकरार हो, और उसे आज अच्छा लग रहा था कि वो खुद उसकी तरफ बढ़ा है। और अब जब वो खुद बढ़ गया तो सारी शिकायतें मिटाकर फिर अब क्यों वो अपने पति को अपने आप से दूर करती। वो उस पर घटा बनकर छाता चला गया। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, पहली नज़र की मोहब्बत, वो मोहब्बत जो मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की, वो मोहब्बत जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। तुमने मुझे पहली बार में ही बेकरार कर दिया था, और अब मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मगर बस कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थीं और आज वो सब कुछ दूर हो चुकी हैं। उसके कान में मीठी सी सरगोशी करते हुए वो अपने और उसके बीच के शर्म की दीवार को गिराता चला गया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।